Any doubt? Am I audible to you? ओके, रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम लोग का। ओके, तो इन जनरल वी रिवाइज, हमने देखा टाइप्स ऑफ लिपिड में, तो जब फैटी एसिड की चेन, बेटा कुछ इशू कर रहा है पेन टैब, जब फैटी एसिड की चेन अनदर टाइप के मॉलिक्यूल से ज्वाइंट हो रही है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिपिड्स के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। वहां पे हमने टाइप्स देखे कुछ, फॉस्फोलिपिड्स हैं मेनली, ग्लाइकोलिपिड्स है, देन कोलेस्ट्रॉल है, देन स्फिंगोलिपिड्स हैं। साइड चेन्स पे वेरी होगा कि क्या चीज वहां पे आके अटैच्ड हुआ, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वेरी कर जाएगा। ओके, फिर हमने बात की थी लिपिड के स्ट्रक्चर की, एक एक सिंगल लिपिड के स्ट्रक्चर की। वहां पे हमने देखा था उसका नेचर जो है वो एम्फीपैथिक नेचर है। दे हैव बोथ बाइपोलर इन नेचर, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। क्लियर? इस तरीके का जो वेरिएशन आपको एक ही मॉलिक्यूल में दिख रहा है उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। देन हम लोगों ने हाइड्रोफोबिक किस तरीके से सेव होगा वो चीज भी टेक्निकली समझने की कोशिश की। दैट्स व्हाई फाइनली जो एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि कहता है कि बाइलिपिड लेयर है जिसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फेस करने वाला, वाटर को फेस करने वाला हाइड्रोफिलिक हेड है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल सेंटर में है। एक लेयर है, लेयर के दोनों दोनों साइड से बीच में वो अरेंज है और वो सेफ है वाटर से। ओके, अब डेरिवेटिव्स की जो भी बात की, फॉस्फेटाइडल कोलाइन, सेरीन, इथेनॉल, अमीन, ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, इनके केमिकल फॉर्मूला देखोगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो फटाफट बताओ, स्ट्रक्चर ए क्या है? जहां पे मैं लिख रही हूँ स्ट्रक्चर ए, वो क्या पोर्शन होगा? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। एंड स्ट्रक्चर बी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो क्या पोर्शन होगा? एंड स्ट्रक्चर सी, ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास फैटी एसिड की चेन, किसको तुम क्या बोलोगे वो चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड थर्ड ऑप्शन इज ग्लिसरॉल। अरेंज करो इसको, ए बी सी में अरेंज करो। रिप्लाई फास्ट। ए ग्लिसरॉल, ओके, बी फैटी एसिड, सी फॉस्फेट, सी फॉस्फेट, सी फॉस्फेट है बेटा। और पूरा स्ट्रक्चर जिसमें फॉस्फेट अटैच्ड है वो क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना ही है बेटा अपने को। फिर यहाँ पे अब आप देखो, ये जो है, ये साइड चेन में जो स्ट्रक्चर आ गया, दिस इज एथेनॉल अमीन। ओके, इथेनॉल में क्या होता है? CH3 CH2 OH, ठीक। CH3 का ये कैच गया। अब हम पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे, जस्ट हम बता रहे हैं क्यों इसको इथेनॉल अमीन कह रहे हैं। और लास्ट में इसके देख रहे हो तो NH3 लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ, मतलब NH2 होगा, NH3 होगा, तो वो क्या होते हैं? अमाइन होते हैं, अमाइन। क्लियर? तो अमाइनो ग्रुप दिख रहा है आपको, इसलिए इथेनॉल अमीन। ओके, फिर आपको ये ग्रुप दिख रहा है सेकंड में, दिस इज सेरीन, सेरीन, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है, तो सेरीन अटैच्ड है। फिर कोलिन। तो वेरिएशंस कहाँ हो रहे हैं? ये सारा स्ट्रक्चर जो यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ, ये सभी स्ट्रक्चर क्या है? कॉमन है इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स, इन द ऑल द थ्री डेरिवेटिव्स। कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल ग्रुप एंड टू फैटी एसिड के चेन है, R1 एंड R2 से डिनोट करते हैं हाइड्रोकार्बन चेन को। वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसमें वेरिएशंस कहाँ है? फॉस्फेट ग्रुप पे।
ओके तो फॉस्फेट ग्रुप के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके बॉन्डिंग कर रहा है, वहां पे बॉन्ड बन रही है एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो रहे हैं, तो उस तरीके से डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स फॉर्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, तो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको, सिर्फ आपको नाम और स्ट्रक्चर को समझने के लिए ध्यान रखना है कि ये क्या, हम मैम क्या बोल रही है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिपिड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ओके वेरी गुड। अब बात है, अभी तक तुम लोग के माइंड में आना चाहिए मैम ये वाला स्ट्रक्चर, चलो देखते हैं दोबारा। ये स्ट्रक्चर देखो, क्या ये हाइड्रोफोबिक जो टेल है ये एकदम सेफ है? हाइड्रोफोबिक टेल तक वाटर, इस स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, क्या वो सेफ है? मैंने कहा इधर वाटर है, इधर वाटर है, इधर वाटर है, तो ये वाटर तो इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है। तो इसको सेव करने के लिए और इसको कहते हैं कि एनर्जेटिकली एक्टिव और सेफ रखने के लिए जो मॉडिफिकेशन है, जो सेल को आप बोलते हो स्फेरिकल इन नेचर, उसमें ये क्योंकि प्रोटोप्लास्ट कंटेंट ही है बेटा जो थिक होके प्रोटोप्लास्ट बना रहा है, प्रोटोप्लास्ट से ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बन रही है। तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेल का स्फेरिकल इन नेचर है, उस नेचर से इस एंड टू एंड सील करना पड़ेगा। तो ये चीज लीनियर नहीं हो सकती है, ये कैसे होगी आपकी? सील्ड होगी, सर्कल में होगी। इज इट क्लियर? शेप कुछ भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड है नेचर इसका। रिजिड बाउंड्री जब तक नहीं आएगी, एनिमल सेल में जैसे आप कहते हो कि वेरी करता है सेल का स्ट्रक्चर। ओके समझ में आई ये बात? तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। एनर्जेटिकली अनफेवर्ड है उसका लीनियर स्ट्रक्चर, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधे सीधे रहे, अनसील्ड रहे, तो वो अनफेवर्ड है, अनस्टेबल है, बिकॉज वहां पे हाइड्रोफोबिक एंड ओपन रहेंगे और वो वाटर को फेस करेंगे, देन वाटर रिएक्ट करेगा, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता। और इस स्ट्रक्चर में एनर्जी का लॉस, सिस्टम के एनर्जी का लॉस भी बहुत है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट की कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, एक साइड में बाउंड्री है या ऐसे लीनियर बाउंड्री है, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी फॉर्मेशन है, जो भी स्ट्रक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं, दे कैन मूव टुवर्ड्स द आउटसाइड। ओके तो इसको सेव करने के लिए जो एक मॉडल में पॉइंट दिया गया है कि ये स्फेरिकल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड जरूर है, लेकिन ये फ्लूइड कैसा है? ये फ्लूइड ऐसा है कि एक साइड से दूसरे साइड तक एंड टू एंड पॉइंट ये आपस में सील हो जाता है। ओके वहां पे कोई ओपन पाथवे नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? जब हमने आपको कभी भी सेल ड्रॉ किया है तो हम लोग जब तक स्पेसिफिक किसी सेल की बात नहीं करते, हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करके पढ़ने लगते हैं कि हाँ इसमें एक जनरल सा बनाते हैं कि न्यूक्लियस है, डीएनए है, उसके बाद पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो सिंपली आप देख रहे हो कि एक एंड टू एंड हमेशा ज्वाइन होता है, तभी आप उसको सेल बोल रहे हो। ओके बच्चा, इज इट क्लियर? So planar phospholipid bilayer with edges exposed to water, sealed compartment formed by phospholipid bilayer. That's why end to end वहां पे सीलिंग होगी। ये एक बाउंड्री फिक्स है, इसके अंदर सेलुलर मटेरियल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन चल रहे हैं, उसकी पूरी बाउंड्री इसको एनर्जेटिकली एक्टिव रखने के लिए, एनर्जेटिकली स्टेबल रखने के लिए ओपन सिस्टम रहेगा, तो एनर्जी बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, जो भी एनर्जी है वो रिजनरेट होगी, यूज हो जाएगी, मतलब एक्सप्लोर हो जाएगी। ओके जब सील्ड रहेगा तो उसी बाउंड्री के अंदर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, फंक्शन में ले रहे हो, दैट्स व्हाई सील्ड कंपार्टमेंट की थ्योरी आई। अब कुछ फीचर्स हैं, सभी के स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे आपको। एनसीईआरटी के पॉइंट में हम बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, अभी एक दो लेक्चर और लगेगा एनसीईआरटी वापस आने के लिए, तो बिल्कुल हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रॉपर्टीज वाले सब आप नोट डाउन करोगे, जो भी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो यहीं से आएंगे। कंडीशन क्वेश्चन कोई दिया कि एक लेयर है, सपोज दैट ये कंपोजिशन है, तो व्हाट विल बी द इट्स नेचर। ओके जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन कंपोनेंट है, परसेंटेज में आपने देखा कि परसेंटेज की रेंज है, वैरी करती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है,
वहां पे जितना प्रोटीन होगा उतना इलास्टिसिटी होगा। ओके, लिपिड है, लिपिड से फ्लूडिटी है, कोलेस्ट्रॉल से फ्लूडिटी है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन से रिसेप्टर्स का फाउंडेशन है, प्रोटीन से चैनल बनेंगे। तो यू शुड नो कि क्या इनकी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से ये इन्वॉल्व है। नाउ लिपिड बाइलेयर की प्रॉपर्टी ली हुई है, सेल्फ असेंबली ड्राइवन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, जो ये आपस में असेंबल है, इसका रिजल्टेंट क्या है, जो इनका हाइड्रोफोबिक टेल टू टेल इंटरेक्शन है, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रॉपर पैकेजिंग करने के लिए, वहां पे जो आप मॉडल दे रहे हो कि बाइलिपिड लेयर है और हेड और टेल वाला पोर्शन दोनों साइड से टेल अंदर की तरफ है, इसको स्टेबिलिटी देता है। क्लोज पैकिंग होगी, अदरवाइज ये फ्लूइड है ना बेटा, लीकेज होगा बीच से। ठीक है, कोई रिजिड भी स्ट्रक्चर है, अगर वो क्लोज पैकिंग नहीं होगा वहां से, तो फिर वहां से तो लीक हो जाएगा वन साइड से दूसरे साइड विदाउट एनी चेकिंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर ये नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है कि वो सेलेक्टिव परमिएबल है, तो हमेशा वो जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा उसको सेलेक्ट करेगी कि इसको ट्रांसपोर्ट होना है या नहीं होना। ओके, तो क्लोज पैकिंग है। डेंस पैकिंग आपने देखे इमेजेस, इतने सारे इमेज देखे, सब में आप देख रहे हो कि लिपिड की पूरी बाइलेयर है, उसके बीच बीच में प्रोटीन्स है, बाहर की तरफ उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड है। एबिलिटी टू फ्यूज एंड एक्सटेंड, प्रॉपर्टी डेफिनेशन के टाइम बताया था कि ये फ्यूज हो सकती है या एक्सटेंड हो सकती है। दिस प्रॉपर्टी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ओके, और फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म सेल, सेल डिवीजन, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब प्रोसेस क्यों पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एबिलिटी है फ्यूज करने की। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस दोनों वर्ड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? शुड आई रिपीट दिस और क्लियर है? ठीक है, सिंपली अगर कोई चीज अंदर आ रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस से लेती है सेल, और कोई चीज बाहर जाएगी तो उसको एक्सोसाइटोसिस से रिलीज करेगी। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म जब एग को पेनिट्रेट करता है, एग सेल को पेनिट्रेट करेगा, तो अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां कोई लेयर नहीं होगी। ठीक है, वहां कोई बाउंड्री ऐसी नहीं होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हो। तो सिंपली स्पर्म को जो पेनिट्रेट करना है, जिस लेयर से इंटरेक्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, उस पर हम कभी बात करेंगे जब प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। बट एग इज अ सिंगल सेल, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे फ्यूजन को अलाउड नहीं करेगा तो किस तरीके से स्पर्म सेल का न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट करेगा एंड फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट रिजल्टेंट बनेगा। तो दैट्स वाई फ्यूजन ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, सेल डिवीजन भी, सेल डिवीजन अगर सेल साइज बढ़ रही है, सेल साइज के बढ़ने की वजह से डीएनए बढ़ा, डीएनए के बढ़ने की वजह से वहां पे पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होके सब कुछ डिवीजन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है। तो वो भी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है नेचर में। ओके, फ्लूइडिटी को शो करती है। डिटर्जेंट, अब डिटर्जेंट ये नॉर्मल डिटर्जेंट वाला जो आप बोलते हैं वही डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी एसटीएस का बात किया जा रहा है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, आर यूज्ड टू डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर। आपने मिसल फॉर्मेशन पढ़ा है क्या साइंस में? सिंपली आप इस तरीके से समझो कि कोई लेयर है, एक लेयर है। ओके, अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया विद एसडीएस या ट्रिटोन X100, एसडीएस या इससे ट्रीट कर दिया, तो ये लेयर ब्रेक डाउन होके इस तरीके से, सॉरी बीच वाली लाइन नहीं होगी, थोड़ा सा पेन टैप कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आज। ओके, तो इस तरीके से छोटे छोटे मिजल्स बोलते हैं इनको, मिजल फॉर्मेशन हो जाता है। डिटर्जेंट आर यूज्ड टू डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो ये इसको क्या हुआ, ये टूट गया। ये फंडामेंटली है जो आपके, आप कहते हैं ना कि आपने ऐड देखा होगा कि भैया एरियल और टाइड और सर्फ एक्सेल, पता नहीं कि किससे साफ करते हैं तो इतनी सफेदी वाली चमकार हो जाती है एकदम क्लियर।
वो ऐड क्यों, क्योंकि वो वहां पे यही तो कर रहे हैं। आप कुछ भी खाए हो, ऑयल वगैरह अगर जो भी स्टेन लगा है उसमें फैटी फैटी कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली वहां पे एकदम बाइंड कर जाते हैं, जो फाइब्रिल्स होते हैं क्लोथ के से, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना है, वो लेयर्स उसकी टूट जाएं तो वो साफ हो जाएगा स्टेन। तो ये फंडामेंटल है उसके पीछे। इज इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे भी लिपिड है, लिपिड लिपिड का ही नेचर रखेगा, भले ही उसके कोई भी डेरिवेटिव बन जाए। तो लिपिड का नेचर है ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएस ट्रेटोन X100। वही मॉलिक्यूल, वही केमिकल्स यहाँ पे भी यूज किए जाते हैं एंड मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया जाता है। ओके बच्चा, ये दोनों आपके नोट्स में होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, पूछता है क्या केमिकल यूज होते हैं। ओके, वहां पे डिटर्जेंट नहीं पूछेगा, वहां उसका नाम पूछेगा, ट्रेटोन X100 एंड एसडीएस। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा बेटा ये सब नाम, नोट डाउन करके रखना। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स क्या प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे। पहले हमने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिपिड क्या है, बस इतना। ओके, तो अब ग्लाइकोलिपिड के क्या क्या टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स जो पूछे जाते हैं उनको आपको नोट डाउन करना होगा। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द लिपिड बाय वे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनती है ये हम लोग फिर बायोमोलिक्यूल में बात करेंगे। अगेन जैसे हमने एस्टर बॉन्ड के लिए बताया ना बेटा, उसी तरीके से आप इतना समझ लो कि दो शुगर मॉलिक्यूल आएंगे पास में और उनके बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जब वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे तो उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड बॉन्ड का नेचर होता है, बॉन्ड के टाइप्स होते हैं, उसके बेसिस पे उनको अल्फा या बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेचर है वो है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, जब पूछता है तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं एकदम, ये कहाँ से आया। एंड आई अगेन रिपीट, क्योंकि आपको बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है एंड बायोलॉजी में भी पढ़ना है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ओके, यूजुअली स्फिंगोसाइन डेरिवेटिव, अभी देखा था आपने स्फिंगोसाइन, उसी के डेरिवेटिव्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। सेरेब्रोसाइट, सेरेब्रोसाइट नेम है, गैंग्लियोसाइट नेम है, सेरेब्रोसाइट में भी फिर नेम है आगे। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट टाइप है, गैलेक्टोज अटैच्ड होता है तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट, ग्लूकोज अटैच्ड होता है तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइट। सब आपके नोट्स में होना चाहिए बेटा, और आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको हर मंथ पढ़ना है। आप इतना मान लो कि जब तक एग्जाम नहीं आ जाएगा, आप ये वाले नोट्स मेरे मंथली या 2 मंथ में, आप इनिशियली तो 2 मंथ में करो, फिर उसके बाद आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ये अच्छी खासी नोट्स होंगी आपके, एक रजिस्टर लगभग जाएगा इसमें अगर आपने पतला रजिस्टर बनाया होगा तो उस केस में बेटा आपको क्या है ध्यान रखना है कि ये आपको, पहले तो आप 2 मंथ में एक बार करो, आपको करने में 3 दिन से 4 दिन लग जाएंगे आराम से, या 1 वीक भी लग सकते हैं रिवाइज करोगे जब भी। उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको मल्टीपल रिवीजन से वो चीजें याद रहेंगी, तो यू कैन रिवाइज विद इन 1 डे सेल चैप्टर। अभी भी बच्चे जो हैं आपके, जो सबसे फर्स्ट बैच वाला है, जो अभी सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं नीट का, उनको अब हार्डली 1 से 2 घंटे लगते हैं इतने कंटेंट को एक बार देखने में। ठीक है, सब मेमोराइज है उनको, सब पता है, समझ रहे हो बच्चा। और एकदम ये सब नहीं है कि अभी नहीं रिवाइज किया तो लास्ट में कुछ बच्चे, मैं बता दूं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इस नोट्स को छूते भी नहीं अब, कि मैम ये बहुत हैवी नोट्स हो जाते हैं। हमें प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि हम रैंक के लिए प्रिपेयर कराते हैं बेटा, हम क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर नहीं कराएंगे। हमें रैंक लानी होती है, अच्छी रैंक लो, एम्स वगैरह में जाओ, बढ़िया से पढ़ो, मस्त एकदम लाइफ बनाओ। तो हम देखो 80 क्वेश्चंस तक तो हम ऐसे ही करा देंगे तुम्हारे। फाइट अपनी 85 से 90 के रेंज में लाने की है। जो आपके सुपर सीनियर बैच में 3 बच्चे हैं जो 85 क्वेश्चन करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये नोट्स तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। अभी थोड़ा सा ये जरूर हैवी लगेगा, मैंने बताया कि ये चैप्टर कई चैप्टर से लिंक्ड है। तो जब वो कई चैप्टर, अभी जैसे मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी तो आप यहाँ से देखो फिर से कि मैम ने शुगर की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बनाई है, कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव लिखा है, तो आपको तुरंत मेमोराइज हो जाएगा।
पढ़ने का जो तरीका मैं बोलूंगी उस तरीके को आप फॉलो करोगे, उस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करोगे, तो ये सब चीजें मुझे तो नहीं बोलते, मैं नहीं बोलती है गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड कहाँ है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड कहाँ है। उसी तरीके से आप तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप एक साथ देखो अभी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, तो आपका ग्रास्पिंग पावर या आपकी इंटेलिजेंस मुझसे ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो एकदम भी घबराना नहीं है, बस पेशेंस के साथ नोट्स बना लोगे। मोर कॉम्प्लेक्स इज ग्लाइकोलिपिड, और ये पॉइंट मैंने क्यों दे रखे हैं क्योंकि ये सब एमसीक्यू आए हुए हैं। Contains sialic acid and acidic carbohydrate and acetyl neuramic acid having negative charge. ठीक है, गैंग्लियोसाइड में क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड्स के टाइप में आपने देखा दो देखा, सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। सेरेब्रोसाइड में अगर स्पिंगोसाइन का डेरिवेटिव फॉर्मेशन में गैलेक्टोज ग्रुप अटैच्ड होगा, ग्लाइको को ऐड करना है ना अपने को, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना है, तो गैलेक्टोज अटैच्ड होगा तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड हो जाएगा, ग्लूकोज अटैच्ड होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड हो जाएगा। क्लियर बच्चा। फिर गैंग्लियोसाइड सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है, इसमें सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है। सियालिक एसिड क्या होता है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, इट इज एन एसिडिक कार्बोहाइड्रेट। तो पहली चीज ये याद रहना चाहिए, सियालिक एसिड है क्या, यही नहीं याद आएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो बाउंसर क्वेश्चन तो यही है, आप बोलोगे कि ये तो एसिड है लिखा हुआ है, इट इज एसिडिक कार्बोहाइड्रेट। ओके, एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। अब ये सब क्या होता है, ये आता जाएगा, हम बताएंगे बायोमोलिक्यूल। क्यों, हैविंग नेगेटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। एसिड, एसिड वर्ड ही आया है तो मोस्टली सभी एसिड क्या, एसिड मतलब निगेटिव चार्ज ही होता है। जब आप, जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप पायरुविक एसिड सुने होंगे सबने, पायरुविक एसिड सुना है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। ठीक, पायरुवेट सुना है, पायरुवेट सुना है, नो, यस मैम। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है सुभान बताओ, जिसने भी सुना है दोनों में डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट। इफ यू नो देन से यस एंड रीजन बताओ, इफ यू डोंट नो देन से नो, मैं बता दूंगी। जिनने भी रिप्लाई किया कि सुना है उनको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी ध्यान से सुनो, ये काम आएगा आपको बहुत बार। ओके, जैसे ही ये लिखा है एसिड मतलब ये स्टेबल फॉर्म है, समझना, ये रिजल्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना था। अब अगर ये आगे जाके यूज हो रहा है ना, यूज हो रहा है तो इसको तुरंत H प्लस आयन देने, रिसीव देना देना होगा, ये डोनेट करेगा, टूटेगा इससे और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो पायरुविक एसिड इज नथिंग, इट इज द आयनिक फॉर्म ऑफ, पायरुवेट इज नथिंग, इट इज द आयनिक एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड कभी पायरुविक एसिड के फॉर्म में नहीं यूज होगा, वो हमेशा कैसे यूज होगा, पायरुवेट आयन के फॉर्म में। दैट्स वाई ये हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कई सारे ऐसे क्रेब साइकिल वगैरह में आएंगे बेटा, ऑक्जेलेट हम बताएंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड का आयनिक फॉर्म ऑक्जेलेट, मैलेट, मैलिक एसिड का आयनिक फॉर्म मैलेट। तो आप एक चीज याद रखना, आज जो बता दिया मैंने, ATE, ATE that is used for the ionic form of acid। जो भी रजिस्टर लियो उसमें ऊपर के साइड में स्टार मार्क करो और नोट डाउन कर लो। हो गया। तो सेम है, यहाँ पे लिखा है हैविंग, क्योंकि सियालिक एसिड है, ठीक है, तो इसका ये क्या है, एन कार्बोहाइड्रेट एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड का आयनिक फॉर्म। ओके, क्लियर है।
जैसे आपका डीएनए है, डीएनए का भी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो भी क्या होता है बेटा, एसिड है, निगेटिवली चार्ज होता है। ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइक फॉस्फोलिपिड लिपिड दीज कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन। कौन से रीजन होगा हाइड्रोफोबिक, जो टेल दिख रही है आपको, जो लंबी सी ये पतंग का मैंने बताया ना, जैसे आप इसको दिमाग में ऐसे ही सेट कर लो, पतंग होता है, पतंग उड़ाई होगी, ठीक है, ये पतंग हो गई, ये पतंग के नीचे आपने पूंछ लगा दी, तो ये हो गया टेल, टेल हो गया हाइड्रोफोबिक, अब इतना तो याद हो गया होगा, 2 दिन से पढ़ा रही, हाइड्रोफोबिक, एंड ये हो गया हाइड्रोफिलिक। अब क्या कह रहा है इसकी कहानी देखो, ग्लाइकोलिपिड के केस में होता है क्या, लाइक फॉस्फोलिपिड दिस कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन, मतलब टेल तो कॉमन है, प्रेजेंट होगा तभी वो लिपिड है, ओके, कंटेनिंग 2 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, तो 2 कार्बन टेल तो प्रेजेंट है, एंड पोलर रीजन प्रेजेंट है, मतलब ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है, which however contain 1 or more sugar residue and no phosphate। ठीक, इससे पहले जो आप देख रहे थे उसमें मैंने फॉस्फेट ग्रुप पे सेरीन को अटैच किया था, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप में आप कोलिन को अटैच कर रहे थे, अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे क्या अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, और वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है, गैलेक्टोज को अटैच करके दिखाया। इज इट क्लियर बेटा, बहुत सिंपली वे में समझना है, एक छोटे से स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था, उसके हम डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, क्लियर है, सबसे छोटा शुगर अटैच्ड हो गया, सबसे छोटा ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, सिंपल ग्लाइकोलिपिड, एक मोनोमर अटैच किया हमने गैलेक्टोज का, तो सिंपल ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक, अब हम यहाँ पे कोई लॉन्ग पॉलीसेक्राइड अटैच कर देंगे, डाइसेक्राइड अटैच कर देंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब बताती है स्टेरॉल की, जो आपने कोलेस्ट्रॉल बोला वही क्या है, वो एक तरीके का स्टेरॉल है, लिपिड के साथ अटैच, मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे हाइड्रोफोबिक रीजन में। नाउ स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल इज most abundant sterol in animal cell membrane, phytosterol, cholesterol, animal cell, simple, phyto means of itself, phyto means होता है plant, sterol means sterol, ठीक है, phytosterol you said in case of plant cell membrane, cholesterol you said in case of animal cell membrane, okay, ergosterol important है, ergosterol present in the membrane of eukaryotic microorganism, ये ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉट अबाउट द मोनेरॉन, ये कौन से होंगे बेटा, ये प्रोटिस्टा वाले होंगे, ठीक है बच्चा। स्टेरॉल्स आर नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल, नॉन पोलर की बात आ गई, अब बताओ मैं कौन सा रीजन हटा दूं, अच्छे बच्चों तुरंत बता दो तो मैं देखूं जरा केमिस्ट्री कितनी समझ में आ रही है। अभी बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ तुम्हें कि हेड क्या है, टेल क्या है, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, लिपिड किस चीज से बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, तो अब यहाँ लिखा है नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल, तो कौन सा रीजन हटा दें हम यहाँ पे, कौन सा रीजन एब्सेंट होगा, हेड या टेल, अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग हाँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हटाओगे, दोनों में से कोई भी हटाओगे तो वो नॉन पोलर ही हो जाएगा, पोलैरिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे क्वेश्चन में मेरा पूछने का तरीका थोड़ा गलत चला है, हम समझे समझे तुम लोग क्यों हेड रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तुमने इस वर्ड को पकड़ा, नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल मतलब वो पोलर होगा, ये तुमने सोच लिया, पोलर होगा तो उसके पास हेड होगा, ये सोच रहे हो नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान है, हेड तो होगा, फैटी एसिड चेन हटाओ या आप इसको हटाओ, दोनों ही केस में क्या है, अगर देखो नॉन पोलर है और हमने बोला था ये पोलर है ये नॉन पोलर, ठीक है, ये पोलर है ये नॉन पोलर है, यही बोला था,
अब वो बोल रहा है नॉन पोलर है, तो तुमने इसको रख लिया, इसको हटा दिया। मैं समझ गई क्यों हटाया, बट ऐसा नहीं है। पोलैरिटी खत्म हो जाएगी अगर बाइपोल के कोई भी पोल नहीं होगा। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल इतना समझ में आता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल ये समझ में आता है। अगर हम नॉर्थ पोल हटा दें तो इट्स साउथ पोल की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। अब साउथ पोल को आप ऐसा पोलर नहीं दे सकते, दो पोल रहे ही नहीं। ठीक, तो ये नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल है, मतलब इसके पास दो पोल नहीं है, और यहाँ पे जो अब्सेंट होती है वो होती है फैटी एसिड की चेन। सोनी बेटा समझ में आया? Not having long fatty acid chains and always have 4 ring molecules. क्या सबको समझ में आई है मेरी बात? ओके, पोलैरिटी हमेशा दो चीज से ही होगी, पोलर नॉन पोलर साथ में। नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल है मतलब पोलैरिटी नहीं है, और उसके लिए आपको हेड को नहीं हटाना है। यहाँ पे क्या अब्सेंट है? टेल हटता है, टेल नहीं प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई वो वहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर में मिलता है। और ये रिंग कितने रिंग मॉलिक्यूल्स हैं? 4 रिंग मॉलिक्यूल। ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। अब इसका नाम आ रहा है, नाम को आपको बढ़िया से याद कर लेना है, और ये ऐसा याद होना चाहिए। देखो मैंने बोला ना, एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट बेस्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपटीशन बीट करने का, जो मैंने भी अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअली अप्लाई किया हुआ है, दैट इज की राइट आंसर आपके पास है। राइट आंसर हमेशा आपके नजरों के सामने ही होगा। ठीक है, तो आप इतना लंबा नाम आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपने इसको पढ़ रखा है, तो ये आपको वहां पे सामने दिख जाए, एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट दैट वन। ओके, अब इसका नाम 5 बार पढ़ लो जैसे छोटे बच्चे पढ़ते थे। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। कोई घबरा गया क्या मेरी क्लास में? देखो ये ए एक रिंग हो गई, बी एक रिंग हो गई, सी थर्ड रिंग, डी फोर्थ रिंग। ए बी सी डी क्या लिखा था? 4 रिंग स्ट्रक्चर। लॉन्ग पॉलीटेल यहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट होगी। हाँ, यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन की चेन दिख रही है, क्योंकि ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये स्टेरॉल रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 रिंग, और ये इसमें इतना हाइड्रोकार्बन अटैच्ड हो गए, तो ये क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, ये इसका नाम है। ठीक, कितने कार्बन होते हैं? जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, C27। अब जब आप केमिस्ट्री में आईयूपीएसी वगैरह पढ़ लोगे तो इसको उसमें अप्लाई करके देखना, अपने टीचर से पूछना केमिस्ट्री के कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा। ठीक, तो इतना लंबा चौड़ा नाम है इसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और हाइड्रोकार्बन वाली चेन की तरह नहीं है लिपिड का स्ट्रक्चर। इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर, एंड रिंग स्ट्रक्चर के साइड में हाइड्रोकार्बन अटैच्ड हो सकते हैं, बट लॉन्ग पॉलीटेल नहीं। ओके बच्चा, चलो आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं ये कल पूछूंगी साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, पहले ही बता दे रहे हैं। तो अब आपने क्या क्या देख लिया बेटा? फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। देखो, आपने देखा कि ये लिपिड का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिसमें लिपिड की बाइलेयर है, हाइड्रोफोबिक एंड सेंटर में है, हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए दोनों साइड में है। देन आपने देखा था कि इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एदर एम्बेडेड है, पूरी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, पूरा इंटीग्रेटेड है और सरफेस पे है, या ग्लाइकोलिपिड्स के ग्लाइकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड हैं, तो वो आउटर साइड में होंगे। ओके, फिर यहीं पे हमने बात की थी कि कुछ लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे, वो भी आउटर साइड में ही होंगे। एक कवरिंग बनाएंगे जिसको आप ग्लाइकोकैलिक्स कहते हो, ग्लाइकोकैलिक्स कह लो, साइकोड कह लो, उस तरीके का। अब ये यहाँ पे एक दिख रहा है, ऐसे कई सारे प्रेजेंट होंगे, तो पूरी एक चेन दिखेगी आपको। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ये फ्री प्रोटीन दिख रहा है आपको, दिस वन। ये फ्री प्रोटीन है, तो ये कुछ टाइम में आपको यहाँ दिखेगा, कुछ टाइम में 2-4 लिपिड मॉलिक्यूल को हटा के यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये लैटरल मूवमेंट करेगा। ओके, एंड देन हमने कहा था कि कुछ ऐसे डोमेन्स प्रोटीन्स हैं जो कि फिक्स हैं,
ठीक, अब वो फिक्स करने के लिए उसमें साइटोस्केलेटन रोल प्ले करता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे दिखाया गया आपको साइटोस्केलेटन की चेन आ रही है और इस चेन ने इसको बाइंड करके इस जगह पे फिक्स कर रखा है। क्लियर बच्चा? ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया क्योंकि पेरीफेरी पे। देन अभी अभी हमने खत्म किया लिपिड को। लिपिड का नेचर देखा हमने। लिपिड के साथ में कोलेस्ट्रॉल अटैच्ड है, ये अभी देखना बाकी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो गया तो वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अंदर की साइड में प्रेजेंट। क्लियर? तो फॉस्फोलिपिड लेयर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। एनी डाउट? ओके, नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। कल प्रिपेयर होके आना, कल क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। एंड ये नोट्स जो है यही आज के होमवर्क है आपके बेटा। इन नोट्स को प्रिपेयर करना आप। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पोर्शन से सुनो, मैं होमवर्क दे रही हूँ। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पोर्शन से आप कंपोजिशन से रिलेटेड विदाउट इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा तो भी अभी आप इंक्लूड नहीं करोगे उसको। अब ये दूसरा एक कोर्स चल रहा है आपका, तो मुझसे आगे आगे नहीं चलने की नीड है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मिले आपको एमसीक्यू में, आप उनको सॉल्व करना। ओके, और ये नोट्स बना, इनकी पीडीएफ बना देना एंड वो जो नंबर आपको कैप्शन का दिया जा रहा है उस पे सेंड कर देना। अगर आप चाहते हो कुछ मैं चेक करूं तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है? आप दोनों चीजें कर सकते हो, बट होमवर्क सबमिशन के लिए आप कैप्शन का ऑफिशियल नंबर यूज करोगे और उसमें शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन करो, पीडीएफ बनाओ एंड सेंड इट टू। ओके, और फॉर्मेट वही रहेगा जो ऋषिकेश सर आपको देते हैं, R2023 एंड नेम डेट वो सब चीजें मेंशन करके आप पीडीएफ का उसको सेंड कर देना। इज इट क्लियर? और मार्किंग रहनी चाहिए एमसीक्यू में बिल्कुल अच्छे से। जो आपको इजीली हो गया उसको कोई मार्क नहीं करना है, जो आपको नहीं आया आपको मुझसे पूछना है, उस पर तो डबल स्टार लगा लेना। जो आपको नहीं आया लेकिन आपको आंसर की देख के समझ में आ गया तो उसको आप, वैसे तो आंसर की देखना अवॉइड किया करो, बट तुम लोगों का हैबिट हो जाता है कि तुम देखते हो, ठीक है? आंसर की दिया है तो देखोगे, ठीक है, देखो, लेकिन आंसर की देख के जो आंसर है क्या वो आपको नॉलेज से जस्टिफाई हुआ है या नहीं, सिर्फ आंसर की को नहीं फॉलो कर ले, ठीक है? हो सकता है आंसर की गलत हो तो आपको आंख बंद करके आंसर की नहीं फॉलो करना। आपके कंटेंट में कवर हुआ है और आप उसके लिए श्योर हो, आपको आंसर की देख के याद आ गया है तो आप बता दें। मैम कल है ना लेक्चर? कोई नोटिस आई है क्या बेटा? मुझे नहीं पता अभी। कल संडे है ना? हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास रखी हो, क्योंकि बीच में एक दिन आप लोगों का नेटवर्क इश्यू से क्लास नहीं हुआ था, जिस दिन मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया था, मे बी उसकी वजह से। मेरे को भी कोई नोटिस नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पे वापस आओ। हाँ बेटा, कोई नोटिस होगा तो ग्रुप में आएगा आपको मैसेज। क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड लेयर रेगुलेट फ्लूडिटी, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल की। तो ध्यान में रखना, रेगुलेट फ्लूडिटी नॉट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के लिए प्रोटीन, कहीं पे ऊपर ऐसे लिख ही लो ये दो पॉइंट, इलास्टिसिटी, प्रोटीन एंड फ्लूडिटी, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। ओके, रेगुलेट फ्लूडिटी, मेंटेन कराता है, मेंटेन कराएगा। फ्लूडिटी है एक्चुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स के बाइलेयर की वजह से, लेकिन उसको मेंटेन कराना, उसको रेगुलेट करके रखना, क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है। ये मतलब स्टैटिक है, ऐसा नहीं है कि ये मूव नहीं हो सकता या इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये रिजिड नहीं है। तो रेगुलेट फ्लूडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर की फ्लूडिटी रेगुलेटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डायरेक्ट पूछेगा बेटा, ऑप्शन में देगा फैटी एसिड, ऑप्शन में देगा लिपिड, ऑप्शन में देगा प्रोटीन,
ऑप्शन में देगा कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, क्योंकि जो इसको रेगुलेट, जो फ्लूइडिटी कराने के लिए है, दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये स्पेसिफिक हो गया। ओके, तो लिपिड इज कंपोजिशन ऑफ दैट। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, फैटी एसिड है वो भी लिपिड का पार्ट है, लेकिन आप इसको टिक लगाए तो आपके -1 हुए। क्यों? क्योंकि अब इसने पूछ लिया है कि मेन उसमें से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हाइड्रोफोबिक टेल, एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ दिया है, तो दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, अगर इसी ऑप्शन में फैटी एसिड अलग दिया हुआ है, लिपिड अलग दिया है, कोलेस्ट्रॉल अलग दिया हुआ है एंड प्रोटीन दिया हुआ है, देन यू हैव टू चूज फैटी एसिड। वेरिएशन समझ रहे हो? क्वेश्चन की वेरिएशन समझ में आ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? किस टाइम क्या ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो रहा है, कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है। फैटी एसिड किस केस में होगा? जब आपको कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन में फैटी एसिड के साथ नहीं दिया होगा तो फैटी एसिड हो जाएगा। फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल साथ में दे दिया तो दैट विल बी मोर सुटेबल आंसर। At low temperature, they increase fluidity, while at high temperature decrease fluidity. ठीक है, अब लो टेम्परेचर का भी रेंज है। अब आपका फ्रीजिंग तो विदाउट टेम्परेचर दिए होगा नहीं ना बेटा, हर ह्यूमन के अंदर, सॉरी हर एनिमल के अंदर उसका एक अपना टेम्परेचर है, जो अंदर के एंजाइम सिस्टम, जो आपका ये रिएक्शन चल रहा है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मैकेनिज्म हो रहा है, सारी मैकेनिज्म को मेंटेन किया हुआ है। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वी आर वार्म ब्लडेड, जिनको बाहरी टेम्परेचर का इम्पैक्ट अंदर इंटरनल नहीं होता है, उनका बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके प्रोसेस करती है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर का मतलब वही है। इसको ऐसे नहीं लेना है कि लो टेम्परेचर में -4 पे बॉडी रख दी और तब कैसे फ्लूइडिटी मेंटेन होगी मैडम, तब तो फ्रीज करने लगेगी। भाई वो हम कह भी नहीं रहे हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो फंक्शन है, आप उसी के लो रेंज से हायर रेंज के बीच में देखोगे, तो उसका लो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फ्लूइडिटी को, एंड हाई टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फ्लूइडिटी को, क्योंकि वहां पे लेयर ब्रेकडाउन होने लगेगी। हेल्प स्टेबलाइज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तभी आप यहाँ पे फ्लूइडिटी वाला देखे थे। एट लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉलिडिफाइंग, फ्रीजिंग होने से भी प्रिवेंट कर रहा है, मतलब ये ना फ्रीज होने देगा ना एकदम बहने देगा। तो ये जो फ्लूइडिटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, एट लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉलिडिफाइंग। हायर टेम्परेचर पे एकदम, मतलब जो फंक्शनल वाला हायर रेंज है, एक तो आपने बहुत हायर टेम्परेचर दिया तो वो ऑब्वियसली उसका फ्लूइडिटी डिक्रीज होगा और वो टूटने लगेगी मेम्ब्रेन। क्लियर? एक है कि उसकी फंक्शनल हायर टेम्परेचर है, तो वो फंक्शनैलिटी बनी रहे, वो लिक्विड बन के बह ना जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिक्रीज इट्स परमेबिलिटी टू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक है सारा अंदर वाला, तो कोई स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल वहां से एंड नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक्वापोरिन के चैनल्स होंगे। एक्वा मीन्स होता है वाटर, पोरिन मतलब पोर, तो एक्वापोरिन के चैनल से ही वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोफोबिक वाला जो पूरा एरिया है वो वाटर का अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इट्स परमेबिलिटी टू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल। Any query from this slide? Is it clear? ठीक, अगेन देखो देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि ये चीजें तुम्हारी प्रिपेयर हो जाए। मुझे पढ़ा के खत्म नहीं करना है बेटा, यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग हो सकता है पहला ही चैप्टर बहुत टफ भी जा रहा हो, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी लग रहा हो, बट पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो। ठीक है, फिर से देखो स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको लिपिड और कोलेस्ट्रॉल ही दिख रहा है, उसी पे फोकस करना है, बाकी बातें नहीं कर रहे हैं हम, प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं बात करना। हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो आप 4 रिंग और एक टेल देखा था आपने, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर था वो। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, ये यहाँ पे कहीं पे लिपिड के साथ अटैच दिख रहा है, वो अटैचमेंट कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन एक और ऐड करनी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके,
अब ये आप देख रहे हो ग्लिसरॉल से अटैच नहीं है, ये ग्लिसरॉल से तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, ये साइड चेन में किससे अटैच हो गया, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप सिर्फ इतना याद रखो कि फैटी एसिड बोलते वक्त जो एसिड वाला ग्रुप है दैट इज COOH, इसी ग्रुप से ये अटैच्ड हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो अब कोलेस्ट्रॉल कैसे अटैच्ड है ये क्लियर रहेगा, कहाँ अटैच्ड है ये क्लियर रहेगा, रोल क्या प्ले कर रहा है, सॉलिडिफाइंग से भी बचा रहा है और लिक्विड होने से भी बचा रहा है, मेंटेन क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करा रहा है। ये समरी हो गई। इज इट क्लियर? छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ाई करो, छोटे छोटे सेगमेंट में रिवाइज करो, बट क्लियर रखो चीजों की। तो कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा, ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा वो प्रेजेंट है बिटवीन द लिपिड्स। क्यों? क्योंकि वो लिपिड के कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड से बाइंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। वो ऐसा कुछ यहाँ पे रखा नहीं हुआ है, विदाउट केमिकल बॉन्ड कोई भी केमिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, तो उसको एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और देख लो इमेज, समझ लो, टिल्ट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बताओ तो जरा फटाफट बताओ, ये इसका पैर ऐसे डांस क्यों कर रहा है? वाई दिस इज डांसिंग? ये डांसिंग पोज में क्यों है? चलो, ये ए चेन है, ये बी चेन है। ए और बी चेन में डिफरेंस क्या है? दोनों का आंसर एक ही है, ड्यू टू डबल बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बी चेन क्या हो गई? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एंड ए चेन क्या है? सेचुरेटेड है, सीधी है एकदम। ओके, अब आपको ये दिख रहा है पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, एंड देन आपको सिंपल हेड वाले पोर्शन, टेल वाला पोर्शन, और यहाँ बॉन्ड नहीं दिखाया क्योंकि ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। चलो, अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। ट्रैप्स और प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इसी बाइंडिंग करने की वजह से एक पूरा एक छोटा सा वहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल इसमें रोल प्ले करते हैं, वर्क टुगेदर टू हेल्प क्लस्टर प्रोटीन। अब ये आपको याद रखना है कि रैप्स ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटेड किस स्ट्रक्चर से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस पोर्शन से है? जहां पे स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आपस में बाइंड करके एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वर्क टुगेदर टू हेल्प क्लस्टर प्रोटीन, जो आपने माइक्रो डोमेन वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं उनको स्टेबल रखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, तो वो वही वाला रैप है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर से ये प्रोटीन बाइंड करके रखा है। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन अ रीजन कॉल्ड अ माइक्रोडोमेन, माइक्रोडोमेन वर्ड यूज किया था। दे फंक्शन एज अ रैप्स और प्लेटफॉर्म। ये फिक्स जगह हो, जैसे नहीं कि कहीं पे स्ट्रक्चर बना है, आपने कोई हॉल में एक स्टेज बन गया, तो स्टेज कैसा है? फिक्स है। ओके, बाकी आप सामने चेयर वगैरह सबको मूव कर सकते हो, लेकिन स्टेज आपने फिक्स कर दिया। तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी की पूरी मूव कर रही है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे माइक्रो डोमेन्स हैं वो फिक्स्ड हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। और आप साइटोस्केलेटन की बात करोगे तो साइटोस्केलेटन जनरली इनर साइड वाले को फिक्स करेंगे, आउटर साइड वाले को के लिए तो टोटली वहां तक साइटोस्केलेटन नहीं आएगा बेटा, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। इज इट क्लियर? छोटा सा पॉइंट है, बस नोट डाउन करना है, समझ में आपको आ ही चुका होगा। आई नाउ इतनी कहानियां हो गई, इंपॉर्टेंस क्या है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्यों जरूरी है? ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। Why membrane possess the fluid in why plasma membrane fluid in nature and what is the importance of membrane fluidity? तो सीबीएसई बोर्ड वगैरह में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, दैट इज अगेन वही कहानी है, फ्यूज होना जरूरी है। फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद ऑर्गेनेल्स, आपने एक्सोसाइटोसिस देखो, एंडोसाइटोसिस का रीजन देखो, या आप स्पर्म एग का जो फ्यूजन देखे थे वो चीजें आप समझ।
डिफ्यूजन ऑफ न्यू लिपिड्स एंड न्यू प्रोटीन्स लैटरली, ये भी पॉइंट आपका रिवीजन वाला है, डिफ्यूजन ऑफ न्यू लिपिड्स एंड न्यू प्रोटीन। न्यू, अच्छा ये रिवीजन का नहीं, नए, अगर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रही है, जैसे जस्ट सपोज ये फ्यूज हुआ, कोई मेम्ब्रेन का पोर्शन है, इस मेम्ब्रेन के पोर्शन में एक एक मेम्ब्रेन आ रहा है, टुकड़ा आ रहा है, वो फ्यूज हो रहा है, तो ये फ्यूज होना क्या हो गया, लिपिड और प्रोटीन को ऐड करना ही हुआ, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अपने लिपिड प्रोटीन होंगे, इस मेम्ब्रेन के अपने लिपिड प्रोटीन होंगे, तो इनके बीच में एडिशन हो रहा है, क्लियर। तो डिफ्यूजन, नई नए लिपिड और नए प्रोटीन का आना कैसे होगा, लैटरली होगा, तभी तो ये लेंथ को बढ़ाएंगे, लैटरली मतलब यहाँ 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 ऐड हो गया, ये ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये ऐड हो गए, तो ये लैटरली प्रेजेंट, ओके। सो दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, और फिर एक उनका डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रहेगा, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये अगर लैटरली नहीं होता, ये इसके ऊपर आएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है, समझो इसकी, ये ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, इसके ऊपर एक और आ गई, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, लैटरली आएगा और ये एक्सपेंड हो जाए। डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स लैटरली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सिग्नलिंग रिएक्शन। अब सिग्नलिंग रिएक्शन क्या होता है, वही जो मैंने आपको एक हिंट दिया था कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट आपको फेस करना है कि इंसुलिन है, ब्लड में मूव कर रहा है, इंसुलिन आके बाइंड करता है जब सेल पे, तो वो ब्लड में मूव कर रहा था, अब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिग्नल दिया कि मैं बाइंड हो चुका हूँ, ग्लूकोज की एंट्री के लिए चैनल ओपन कर, ठीक है। तो इंसुलिन बिहेविंग लाइक अ की या कोड, आप डिजिटल लॉक जो मूवी वगैरह में देखते हो, फिंगरप्रिंट देते हो, स्कैनिंग होती है, उसी तरीके का आप उसको समझ लो, उस यूनिट को आप इंसुलिन आपने बाइंड कराया उस पे, और इंसुलिन ने एक सिग्नल दिया, अब वो जब आप फिंगर स्कैन करते हो तो आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन ही तो जाता है, वो उसको सेंस कर रहा है, सिग्नल हो गया है, एंड उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में या तो कोई डोर ओपन होगा, या तो कोई आपका सिक्योरिटी चेकिंग है, तो उसको आप फॉलो कर जाओगे, उसको मतलब आप पास कर जाओगे कि हाँ ये आप ही हो, आपका डेटा एंट्री हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या क्या समझना है यहाँ पे, कि जो रिसेप्टर्स हैं, जो आउटर सरफेस पे स्ट्रक्चर हैं, वो कैसे रिसीव कर रहे हैं उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, और बॉडी में प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, नोट कर लेना, प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं हार्मोन, प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं हार्मोन्स। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया, ये भी आप नोट कर लो। सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी मैंने दिया तो ऑब्वियसली सेकेंडरी होते होंगे, तो सेकेंडरी कभी फिर बात करें। तो जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कोई कोरियर वाला आया या कोई ऑफिस से कोई फाइल लेके आ रहा है, तो somebody is coming with any information and they transferred you that information and you process according to them, okay, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस कर, तो सेम वे में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रिसीव करेगा, सिग्नल ट्रांसफर होगा, एंड उन सब चीजों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके बच्चा। प्रॉपर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन अगर एनिमल सेल है तो ऑब्वियसली बेटा उसमें मिडिल लैमेला का तो फॉर्मेशन होगा नहीं, वहां पे क्या होता है, सेल फरो मेथड होता है, सेल ग्रूव बनेंगे, सेल ग्रूव अगर इस तरीके से फरो बना, फरो, ये फरो धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेगा एंड ये इधर की तरफ मूव करेगा, एंड फाइनली ये ज्वाइन कर जाएगा, एंड देन ये सेपरेट हो जाएगा, तो दो सेल आपकी ऐसे बन जाती है, ओके। तो प्रॉपर सेपरेशन, ऐसा नहीं होगा कि ये सेल का साइज बड़ा है, ये सेल को जहां पे होता है वहां उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होते हैं, एंड यही जनरल लॉ है। तो इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वो फ्लूइड इन बिहेवियर है, अगर वो उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होगा तो इस तरीके का वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। फिर आपने वो जो टेम्परेचर और कूलिंग वाला इम्पैक्ट दिया उसको आप देख सकते हो, ऑर्डर्ड जेल फेज, जेल फेज मतलब एकदम फ्लूडिटी है लेकिन लिक्विड नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी है बट इट इज नॉट अ लिक्विड स्ट्रक्चर, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ओके, समझ में आ रहा है। तो वो जेल फेज हो गया एक ऑर्डर्ड वे में, मतलब उसको प्रॉपर जिस तरीके से वो स्टेबल है, वो आपका फर्स्ट वाला केस है, एंड ज्यादा हीट देने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसऑर्डर्ड हो गया, लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज आ गया,
और अगेन ये कैसे होता है, इसमें हाइड्रोफोबिक टेल इन्वॉल्व है, इसमें कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व है, वो आप अब जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर दे दो, फंक्शनैलिटी से ऊपर जा रहा है, तो इट डैमेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी फेवर करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्लियर? ये इमेज जो कल एक बात आई थी मूवमेंट से रिलेटेड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो लैटरली मूवमेंट करेंगे एंड लिपिड मॉलिक्यूल होंगे तो वो लैटरल भी मूवमेंट कर सकते हैं। अभी अपन ने नए लिपिड मॉलिक्यूल को लैटरली डिफ्यूज कराया ना, तो वो क्या हुआ, डिफ्यूजन किया, तो जैसे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अगर सपोज ऐड किया मैंने, तो इसको इधर करना होगा, इसको इधर मूव करना, तब इसके लिए जगह बचे। ठीक है बेटा, तो लैटरल मूवमेंट को शो कर सकते हैं। एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का इमेज देखो, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, ओके, विच इज रेयर, ये फ्रीक्वेंट है। अगर आप दोनों मूवमेंट में सेलेक्ट करना हो तो देखो, अब क्वेश्चन सुनो, सब ध्यान से अटेंटिव होकर क्वेश्चन सुनो जो बता रहे हो। अगर प्रोटीन का मूवमेंट पूछ रहा है तो आपको फेवर करना है लैटरल मूवमेंट। अगर लिपिड का मूवमेंट पूछ रहा है और लैटरल और फ्लिप फ्लॉप में प्रोटीन लिपिड को सेपरेट करना है, तो यू हैव टू गो विद द फ्लिप फ्लॉप। लेकिन लिपिड को सिर्फ पूछ रहा है और लिपिड की फ्रीक्वेंट मूवमेंट कौन सी होती है, देन आल्सो द करेक्ट आंसर इज लैटरल मूवमेंट। वेरिएशन समझ में आए? लिपिड लैटरली मूव करना ही प्रेफर करता है, लेकिन वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है, वो सरफेस से सरफेस पे चेंज कर सकता है पोजीशन। इज इट क्लियर बच्चा? तो एज पर इंफॉर्मेशन आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलो, अब आप ये इमेज भी क्या शो कर रही है, ये आपको दिखा रहा है कि किस किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। लैटरल मूवमेंट हो सकता है, एक वो अपनी जगह पे भी घूम सकता है बेटा, ठीक है, फ्लूइड है। ये आपने कैसे, जैसे आप ब्लॉक ऐड करके कुछ गेम्स खेलते हो ना, तो एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, ये ब्लॉक ऐसे ऐड होते जाते हैं, लेकिन इनके ऐसे ऐसे इनको किसी धागे से फिक्स नहीं किया गया, कोई रिजिडिटी नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे भी रोटेट हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहां पे लिपिड के लिए ऑप्शन दिया होगा लैटरल मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप, रोटेशन, ऑल, देन योर आंसर शुड बी ऑल। समझ में आया? प्रेफरेंस, अगर प्रोटीन एंड लिपिड प्रेफरेंस दिया है एंड दोनों के लिए ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा लैटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। प्रोटीन के लिए लैटरल एंड लिपिड के लिए फ्लिप फ्लॉप, ये दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वेश्चन। एंड अगर लिपिड के मूवमेंट की पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंट जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होगा, लैटरल मूवमेंट। एंड यस, लिपिड अपनी जगह पे भी रोटेट कर सकता है, तो लिपिड रोटेशन कर सकता है, पोजीशन नहीं चेंज किया, मतलब अपना लोकेशन नहीं चेंज किया उसने, एंड अपनी जगह पे वो गोल गोल घूम गया, ठीक है। और दूसरा, वो अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ ट्रांसफर कर सकता है, लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। तो थर्ड हो जाता है फ्लिप फ्लॉप। अब मैं हायरार्की दे रही हूँ, लिख लेना। प्रायोरिटी है लैटरल, ठीक है, सेकेंडरी है ट्रांसफर, टर्सरी है रोटेशन। आपको इस सीक्वेंस में ध्यान रखना है। इज इट क्लियर बच्चा? अब जब इतनी फ्लूडिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्लूडिटी को अफेक्ट कौन कौन सा फैक्टर कर सकता है, ये भी क्वेश्चन का एक रेंज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, saturation of fatty acid chain, okay, more unsaturated, more fluid structure। अगर एक आपने देखा सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड मैंने आपको शो किया था, तो वो कैसा है, ज्यादा सेचुरेटेड नहीं, ठीक है, जितना वो सेचुरेटेड हो जाएगा उतना फ्लूइड बढ़ती जाएगी। तो सैचुरेशन फेवर्स, अनसेचुरेशन फेवर फ्लूडिटी, इसलिए अनसेचुरेशन भी जरूरी। सिर्फ दोनों अगर फैटी एसिड के चेन सैचुरेटेड होते तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूडिटी इन नेचर नहीं हो पाता। लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, शॉर्टर साइज yield more fluid, length of fatty acid chain, shorter size it's more fluid structure। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ओके, ब्रांच चेन लिपिड डिक्रीज फ्लूडिटी, आप देख रहे थे लंबी चेन दिख रहे थे हाइड्रो, अगर ब्रांच चेन होगी तो उससे फ्लूडिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम साइड चेन पे आपको फिर नए नए कंपोनेंट रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई लेवल यील्ड लेस फ्लूइड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन की तरफ जाएगा तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना भी फ्लूडिटी को कम करेगा। मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, इट मींस मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन प्लाज्मा प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लिपिड्स मोबिलिटी इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, लिपिड फ्लूडिटी इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। प्रोटीन मोबिलिटी इज अबाउट 0.4 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। कौन फास्ट मूव कर रहा है? लिपिड। membrane fluidity proved by the फायर एंड एडिडिन। साइंटिस्ट आ गए, जो इतनी सारी आप चीजें पढ़ रहे हो ये किन्होंने दी थी? इतना भयंकर फ्लूडिटी एक एक कंपोनेंट के बारे में किसने स्टडी की थी? तो ऑब्वियसली आपको पता है ये केमिस्ट्री बैकग्राउंड के, तभी पॉसिबल है इतना स्टडी। ठीक, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी फिर से। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लेबल्ड विद फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज। अब ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आपको मिक्सिंग को देके बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन में मिक्स हो सकती है, फ्यूज हो सकती है। ठीक है, समझना। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया गया है? एक माउस सेल लिया गया है, एक ह्यूमन सेल लिया गया। माउस सेल को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है प्रोटीन को, एंड ह्यूमन सेल को रेड से रिप्रेजेंट किया है प्रोटीन को, और जो बीच में आपको क्रीमिश सा कलर दिख रहा है वो क्या हो गया? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर से तो यही स्ट्रक्चर दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखेगा। क्यों? अब ये फ्यूज हो रहा है, दोनों फ्यूज हो रहा है, तो हाइब्रिड सेल प्रोड्यूस। हाइब्रिड मतलब क्या हो सकता है? हाइब्रिड मतलब दो को फ्यूज करना। ओके, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पढ़ना है। ए प्लस बी ऐसे हुआ तो दो दो स्ट्रक्चर, दो एनिमल भी हो सकते हैं, दो स्ट्रक्चर गैमेट हो सकते हैं। ठीक है, दे फॉर्म सी। तो सी क्या हो गया? ए और बी के हाइब्रिड का रिएक्शन, हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ प्रोडक्ट। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो प्रोटीन्स बिगिंस टू मिक्स इन अ फ्यू मिनट। ओके, एंड लास्टली जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, डिफ्यूजन जब बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो रुक जाती है। प्रोटीन्स कंप्लीटली मिक्स्ड आफ्टर 40 मिनट। अभी एक्सपेरिमेंट पॉइंट से स्टडी किया उन्होंने, तो वो उस चीज को यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ मूवमेंट होगा, फ्यूजन होगा, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दिया। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर, यूनिवर्सली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का ही है। दैट्स व्हाई एक एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो सकती है। ओके, ड्यू टू द केमिकल नेचर। इज इट क्लियर? यहाँ पे हुआ आपका एंड लेक्चर। अब आप कुछ फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कल के लेक्चर में। अभी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉल कर लेना, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड टाइप्स ऑफ लिपिड, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फ्लूडिटी नेचर के लिए कौन सा मॉलिक्यूल कितना रिस्पॉन्सिबल है, एंड फ्लूडिटी की एसेंशियलिटी क्या है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। अब इन सब चीजों को आप ड्रॉबैक देखो तो इन सबका रिवर्स कर दो। ये फैसिलिटी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दे पाती, अगर वो फ्लूडिटी को शो नहीं करती। इज इट क्लियर बच्चा? तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, होमवर्क कर लेना। कल अगर क्लास होती है तो डू गुड है, नहीं होती है तो आप पूरा कंटेंट अब तक का जो दिया हुआ है इसको आप रिवाइज कर लो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, बाय बच्चा।